गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दैट इज़ ऑफ पैथोलॉजी सेकेंड ईयर का, जो कि मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको पैथोलॉजी अच्छे से आपने पढ़ रखी है तो आपको जो फर्दर थर्ड मतलब फाइनल ईयर का सब्जेक्ट मेडिसिन है उसमें आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी तो मैं करा ही रहा हूँ और अपन अच्छी स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी लगन से पढ़ते रहिए पैथोफॉर्मी के साथ। तो दोस्तों जैसे कि अपन अपनी सीरीज चला रहे थे कार्डियक पैथोलॉजी हार्ट पैथोलॉजी, जो कि अपन ने स्टार्ट करी थी, उसके अपन ने लास्ट क्लास में जो भी फर्दर वीडियो से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के और इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के आज जो नया टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ ऑफ एंडोकार्डाइटिस, और मैं आपको सिंपल सा बोलूँ रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिसीज़। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी अपन 1 से 2 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में अपन थोड़ा एंडोकार्डाइटिस के टाइप देखेंगे, दूसरे में उसका नॉन इफेक्टिव का वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपन आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें अपन लास्ट में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1 मिनट। ठीक है, तो एंडोकार्डाइटिस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सीवीएस। तो एंडोकार्डाइटिस का सिंपल्स पहले आप एक मतलब समझिए। एंडोकार्डाइटिस मतलब अपनी हार्ट की जो वॉल रहती हैं कितनी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, जो इनर रहती है दैट इज एंडोकार्डियम। तो उसमें क्या इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट दैट इज एंडोकार्डियम इज नोन एज एंडोकार्डाइटिस। सिंपल, नो एनी ऑब्जेक्शन। कहने का क्या मतलब है, जो उसकी इनर लेयर है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज एंडोकार्डाइटिस। यूजुअली इन्वॉल्व हार्ट वॉल्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। जो अपनी हार्ट वॉल रहती हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें जनरली रहता है। अगर मैं आपको टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स में अपना एंडोकार्डाइटिस का रोमेटिक फीवर एंड रोमेटिक हार्ट डिसीज, जिसको एंडोकार्डाइटिस बोल रहे हैं, और दूसरी है नॉन रोमेटिक हार्ट डिसीज और नॉन रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस जिसमें अपन लिम्बेन सैक, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस और बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ये फर्दर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अपन ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिसीज़, सिंपल RSD भी कभी कभी लिखा जाता है तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सिंपल से रोमेटिक फीवर के अंदर आती है अपनी क्या, RSD। तो रोमेटिक का सिंपल सा मीनिंग समझिए आप पहले। दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल यानी जॉइंट्स, कोई हार्ट वॉल्व है उसका, और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेनली आपको ए वाले रखने। ठीक है दोस्तों, दैट इज इन्फ्लेमेशन, दैट रोमेटिक टर्म इम्प्लाइज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन द कंडीशन ऑफ रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है, तो रोमेटिक फीवर कंसिस्ट ऑफ 5 डिसीजेस। क्या क्या मतलब किस किस की, जनरली ब्रेन, हार्ट, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट एंड जॉइंट्स। जिसमें ब्रेन में अपनी क्या आ जाएगी, सिडहेल्म्स कोरिया, रोमेटिक हार्ट डिसीज ऑफ हार्ट एंड स्किन, एराइथेमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और पॉलीआर्थराइटिस जॉइंट्स के लिए। तो अपन जनरली इसमें अपन क्या देखेंगे, दैट इज ऑफ हार्ट रोमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है, क्योंकि हार्ट पैथोलॉजी अपन सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं किसकी, रोमेटिक फीवर की, तो रोमेटिक फीवर क्या कहता है, रोमेटिक फीवर इज अ सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिसीज प्रिंसिपली अफेक्टिंग 5 ऑर्गन, जो कि मैंने आपको आगे पीछे बताया, दैट इज ब्रेन, हार्ट, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट एंड जॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों मैं आपको सिंपल रोमेटिक फीवर और अच्छे से बताऊं, दैट इज ऑटोइम्यून डिसीज विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिकुलर मिमिक्री और क्रॉस रिएक्टिविटी रिएक्शंस। ठीक है, बाकी यहाँ पर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मतलब यहाँ पर कोई पस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अक्कर्स इन फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, मतलब जो गैस अपने बैक्टीरिया रहता है स्ट्रेप्टोकोकल अपना ग्रुप ए का रहता है, ग्रुप बी का भी रहता है। तो ग्रुप ए अपन देखते हैं, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस 2 रहते हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिस। तो अपन इसमें जो अपना स्ट्रेप्टोकोकस वाली कॉलोनी रहती है उसका इन्वॉल्वमेंट जनरली रहता है। एपिडेमोलॉजी देखें कि भैया किस एज ग्रुप को कंसिस्ट करता है, तो दैट इज एज 5 to 15 ईयर मोस्ट ससेप्टेबल, जिसमें 3 साल से नीचे के तो कम ही मिलेंगे, बाकी गर्ल्स को ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, इंक्यूबेशन टाइम 2 से 5 हफ्ते आफ्टर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कुछ रह सकते हैं जैसे ओवर क्राउडिंग या पुअर सैनिटाइजेशन। ये तो होगी दोस्तों इसकी एक ओवरव्यू। आगे देखें अपन इसकी अगर पैथोजेनेसिस की बात करें अपन, तो पैथोजेनेसिस क्या है,
as we know that this is a autoimmune disease associated with streptococcal infection but it is not caused by bacteria directly affects। कहने का क्या मतलब, ऑटोइम्यून डिजीज है तो डायरेक्टली बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट तो होगा नहीं, तो लेकिन एसोसिएटेड है विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से। कैसे है तो वो जरा देख लेते हैं एक बार। मान के चलिए कोई ससेप्टेबल होस्ट है, कोई भी हो सकता है, आप मैं हो सकता हूँ, कोई आप भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ उसको, जनरली क्या फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस में टॉन्सिलाइटिस अपन जनरली देखते हैं। एंटीबॉडीज़ फॉर्म्ड हो गई उसके प्रति, दीज एक्ट एज ऑटो एंटीबॉडीज, मतलब ऑटो एंटीबॉडीज़ का मतलब खुद ही के सेल को इन्फेक्ट करती हैं। दिस एंटीबॉडी कॉज डैमेज टू द ह्यूमन टिश्यू ड्यू टू द क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन एपिटोप्स इन बैक्टीरिया एंड द होस्ट टिश्यू। कहने का मतलब क्या, जो ऑटोइम्यून डिसीज कैसे कि क्रॉस रिएक्शन हो जाएगा किसके बीच में, जो बैक्टीरिया का एपिटोप है और अपने होस्ट टिश्यू, मतलब अपन जो भी ह्यूमन रहेंगे जनरली उसमें। बाकी ठीक है, तो उसमें एक एंटीजन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ना आगे इसमें एंटीजन, तो आप याद रखें कौन सा एंटीजन रहता है, एक तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पैथोजेनेसिस में ऊपर ही बताया ऑटोइम्यून डिसीज है, तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व दैट इज मॉलिक्यूलर मिमिक्री और क्रॉस रिएक्टिविटी किसके बीच में, विटामिन स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन एंड द ह्यूमन एंडोजीनस मॉलिक्यूल। तो जनरली होस्ट और जो उसका कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है दोस्तों, बाकी जब आपको मैं नेक्स्ट बताऊं दैट इज ऑफ रोमेटिक फीवर हुआ। रोमेटिक फीवर में अपन ने देखा पैथोजेनेसिस। अब मैं आपको जनरली बताऊं रोमेटिक हार्ट डिसीज, वही जो कि अंदर आती है रोमेटिक फीवर के, दैट इज द क्रोनिक स्टेज ऑफ रोमेटिक फीवर। याद करें, रोमेटिक फीवर की क्रोनिक स्टेज इन्वॉल्व द ऑल द लेयर ऑफ द हार्ट दैट इज पेनकार्डाइटिस कॉजिंग द मेजर कार्डिक सीक्वेली रिफर्ड एज रोमेटिक हार्ट डिसीज। कहने का मतलब क्या, रोमेटिक फीवर हुआ किसी को इन्वॉल्वमेंट, तो उसने क्या करा, सभी लेयर्स को इन्वॉल्व करा, आइदर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है, उन सबको मिलाकर अपन ने बोल दिया पेनकार्डाइटिस। पेन का मतलब जैसे अपन ने बोलेंगे पेनसाइटोपिनिया, डब्ल्यूबीसी कम हो रहा, आरबीसी कम हो रहा, प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, तीनों की तीनों कम होते हैं, तो पेनसाइटोपिनिया हेयर इज सेम ओनली, दैट इज पेनकार्डाइटिस। तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट है। द कार्डिक लीजन्स और रोमेटिक फीवर इन द फॉर्म ऑफ पेनकार्डाइटिस। तो ठीक है, आपको पेनकार्डाइटिस का एक थोड़ा क्लासिफिकेशन बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो पेनकार्डाइटिस में अपने क्या क्या है, एंडोकार्डाइटिस भी है, मायोकार्डाइटिस भी है, पेरिकार्डाइटिस भी है, मतलब तीनों लेयर में क्या है, अभी इन्फ्लेमेशन है इन ऑल थ्री लेयर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एंडोकार्डाइटिस में फर्दर बल्व्यूलर म्यूरल, बल्व्यूलर वेजिटेशन जो कि वेरिकल और मैककॉलम्स पैच म्यूरल में। मायोकार्डाइटिस में एस्कॉप बॉडीज देखने को मिलेंगी और पेरिकार्डाइटिस में आपकी फाइब्रस पेरिकार्डाइटिस जिसमें ब्रेड एंड बटर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके अपन इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखें रोमेटिक बल्व्यूलर एंडोकार्डाइटिस। द वॉल्व सो थिकनिंग एंड लॉस ऑफ ट्रांसुलेंसी। कहने का मतलब क्या है, जो उसकी थिकनिंग है वो वॉल सो थिकनिंग मतलब थिक, तो वॉल जो उसकी है वो चाहे ट्राइकस्पिड वॉल हो या मिट्रल वॉल हो, दोनों थिक हो जाएंगी। और ट्रांसुलेंसी उनकी ट्रांसल्यूसेंट जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन और वेरिकल। वेरिकल इज अ स्मॉल वेजिटेशन, आप ऐसे याद करें, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वल्वुलर एंडोकार्डाइटिस। अब वेजिटेशन होता क्या है, स्मॉल डॉट्स ओवर द वॉल, कि भैया ये आपकी वॉल है मान के चलिए, इसके ऊपर कुछ भी स्मॉल डॉट्स वगैरह आए हैं तो दैट इज़ वेजिटेशन। ठीक है, तो दीज आर द स्मॉल इन साइज, मल्टीपल नंबर, सॉफ्ट होते हैं, स्टेराइल ब्लेंड फॉर्म्ड फ्रॉम एंटीबॉडी नॉट अ बैक्टीरिया। याद देखें किससे फॉर्मेशन हो रहा है इनका, एंटीबॉडी से, ना कि बैक्टीरिया से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाकी आगे मैं आपको बताऊं कि वॉल्व जनरली इन्वॉल्व कौन कौन सी होती हैं, तो दैट इज मिट्रल वॉल, एओर्टिक वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, जिसको अपन सिंपल एक निमोनिक आपसे रखते हैं MATP। मिट्रल वॉल जो कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट रहता है और लीस्ट कॉमन अपना पल्मोनरी का रहता है, तो याद करें। बाकी आपको मैं तो बोलूँगा एक ही याद करें आप, मिट्रल वॉल इज अ मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद द रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस। अब आपको मैं एक डायग्राम बताऊँ इससे रिलेटेड। तो जैसे कि आप मान के चलिए, अभी मैंने जैसे बताया वॉल के ऊपर वेजिटेशन ओवर द वॉल, ये आपकी वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल है, सॉरी बाइकस्पिड बॉल है, दीज आर द ट्राइकस्पिड बॉल। ट्राइकस्पिड बॉल, ये बाइकस्पिड बॉल बोलो या फिर इधर मिट्रल बॉल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, दीज आर द हैं, बाकी एओर्टिक और पल्मोनरी दीज आर द सेमिल्यूनर बॉल। ठीक है, तो ये देखिए वॉल के ऊपर आपको मैं थोड़ा दिखाऊँ, ये जो मैंने पिंकिश बना दैट इज ओवर वेजिटेशन, दोनों की तरफ हो गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो वेजिटेशन जो लोकेशन है अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द लीफलेट्स एंड कस्प। कहने का मतलब क्या है, जो अपने कस्प रहते हैं ना वॉल में जो खिलने वाले रहते हैं एक तरह से, उनको बोला है, तो उनके बीच में जो लाइन मार्जिन रहेगा उस पर रहते हैं।
बाकी जैसे मान के चलिए एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व की जो ओपनिंग है ये मान के चलिए, तो यहाँ से जो कस्प एक जो बन जाएगा इसका बाहर से एलिवेशन टाइप का, दैट इज उसके ऊपर वेजिटेशन फाइब्रिन प्लेटलेट थ्रोम्बस, मतलब फाइब्रिन भी होगा उसके ऊपर, ऐसे एक्युमुलेशन हो जाएगा, उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होगा और थ्रोम्बस लाइक फॉर्मेशन हो जाता है ओवर द वॉल्व। ठीक है, कस्प का मतलब है एक तरह से वहाँ पर एलिवेशन। ठीक है, ये तो बात है वल्वुलर की। नेक्स्ट इज रोमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। म्यूरल क्या कहती है, लीजन्स आर सीन मोस्टली कॉमनली एज मैककैलम्स पैच। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करें, मैक पैचेस दिखते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ मैककैलम्स, इसका नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर है। लोकेशन कहाँ है, एंडोकार्डियल सरफेस इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ये पूछा जाता है मैककैलम्स पैच किस रीजन में, तो दैट इज ऑफ लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर सरफेस पे। ठीक है, तो जैसे आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊँ एक, ठीक है, तो जैसे एंडोकार्डियम है ये म्यूरल, जिसमें अपन देख रहे हैं पैच इज फॉर्म्ड अबव द वॉल, ये वॉल है इसके ऊपर पैचेस हो गए, दैट इज ऑफ लेफ्ट एट्रियम, दैट इज मैक कॉलम पैच इन लेफ्ट और ऑरिकल। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं। ठीक है, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस की बात करें नेक्स्ट, दैट इज ग्रोसली, अगर इसको सिंपली अपन देखें तो सॉफ्ट होती है और फ्लैबी होती है, इतना कुछ है नहीं। हाँ, इसके डायग्राम की बेस पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जनरली मैं आपको जैसे बताऊँ मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस में सिंपल आपको क्या दिखेगा, मान के चलिए पेरिकार्डियम मायोकार्डियम, जो एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में दी जाती है जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं, दी जाता नोड्यूल फॉर्म्ड, दैट इज ग्रेनुलोमा। ठीक है दोस्तों, ग्रेनुलोमा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, नोड्यूल्स को एस्कोफ बॉडीज, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबका एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि आपको उसकी जो आप मॉर्फोलॉजी बनाओगे या फिर हिस्टोलॉजी बनाओगे उसमें आपको दिखाना है। तो इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन रोमेटिक हार्ट डिसीज, पैथोजेनेटिक ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज, जो कि एस्को बॉडीज पार्टिकुलर मायोकार्डाइटिस रहती है उसमें देखने को मिलती है। दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एस्कोप। अब आपने एस्कोप बोल दिया एस्कोप बॉडी से, तो उसके एस्कोप बॉडीज में क्या होता है, जैसे अपन ने बोला ग्रेनुलोमा में बहुत सारी चीज़ें बनाकर बनती है, यहाँ भी वही केस है। आपकी जो एस्कोप सेल है जो आपको दिख रहे होंगे, दीज आर द रेड रेड एस्कोप सेल दिख रहेंगे, इसके सबसे आउटर में देखें तो फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे, उसके इनर में देखें लिम्फोसाइट भी रहेंगे, प्लाज्मा सेल भी रहेंगे, और बीच में कौन सी नेक्रोसिस रहेगी सेंटर में, दैट इज फिब्रिनोइड नेक्रोसिस इन द सेंटर। ठीक है, बाकी एंटी एस्कोप सेल भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप इस कंपोजिशन ऑफ एस्कोप बॉडीज को ध्यान रखिए, आपसे पूछा ही पूछा जाता है, अगर मायोकार्डाइटिस से पूछेगा तो आपको ये बनाकर ही आना है। ठीक है दोस्तों, एक बात याद करें, देयर इज नो न्यूट्रोफिल फाउंड इन दिस एस्कोप बॉडी स्ट्रक्चर। एस्कोप सेल जिसको मैंने आपको बताया मैक्रोफेजेस विच फॉर्म जाइंट सेल, एंटी एस्कोप मॉडिफाइड मैक्रोफेज विच फॉर्म कैटरपिलर सेल्स और आउल्स आई सेल। तो ये आपको जनरली जब आप इसकी स्टोरी देखें तो आप उसको उसमें आपको देखने को मिलते हैं, दोनों एस्कोप सेल्स और एंटी एस्कोप स्कोप सेल। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया मायोकार्डाइटिस में इसके कुछ अपने हिस्टोलॉजिकल फीचर है, इससे पहले अपन उसका थोड़ी इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मतलब पैथोजेनेसिस फिर भी हाँ पता होना चाहिए अपन को। तो जब पैथोजेनेसिस देखें अपन मायोकार्डाइटिस की, तो अपन उसमें क्या है, वायरल इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस। मैंने क्या किया, वायरल, बैक्टीरियन एंड वायरल इन्फेक्शन अब जनरली यहाँ पर क्या है मोस्ट इन्फेक्शियस है, जैसे कॉक्सजैकी वायरस, ANB, HIV, CMV, साइटोमेगालो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, कुछ नॉन वायरल एजेंट भी है जो कि मायोकार्डाइटिस कॉज करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, ट्रेपनोजोमा क्रूजी, एजेंट ऑफ छगास डिसीज, याद करें आप, हालांकि माइक्रोमा पढ़ते हैं अपन वहाँ पर ट्रेपनोजोमा के बारे में, तो वो प्रोटोजोआ। हेलमिंथिक डिसीज भी कॉज करती हैं, जैसे ट्राइकोनोसिस, ट्राइचिनेला स्पायरलिस। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी हैं मायोकार्डाइटिस के, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस, जाइंट सेल मायोकार्डाइटिस। तो आप कुछ नहीं, सिंपल एक एक नाम याद रखने इस पैथोजेनेसिस में जो कि इन्वॉल्वमेंट है। कुछ कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स भी हैं, जैसे एंथ्रासाइक्लिन्स, डॉक्सोरिबोसिन एंड डोरोनोरिबोसिन आर द कीमोथेरेपिक एजेंट कॉज डायलेटेड कार्डिक मायोकार्डाइटिस। ठीक है, अमाइलोइडोसिस के बेस पर देखें तो रिजल्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन फाइब्रिल दैट आर प्रोन टू फॉर्मिंग इनसोल्यूबल बीटा प्लेटेड सीड। बीटा प्लेटेड सीड आपको जनरली ऐसे सीड अपनी स्किन देखने को मिलती है अमाइलोइडोसिस के केस में। तो दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो कॉज ऑफ किसका, अपना मायोकार्डाइटिस का। ठीक है, ठीक है, ये तो बात करिए अपन ने उसकी पैथोजेनेसिस की। ठीक है दोस्तों, कि क्या क्या कॉजेज हैं उसके। अब जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताया हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, तो यहाँ पर आपको जो इन्फ्लेमेटरी ईसिनोफिल मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ये देखिए छोटे छोटे आपको ये क्या दिख रहे हैं, ईसिनोफिल और मोनोन्यूक्लियर सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाली कौन सी होगी अपनी हाइपर सेंसिटिविटी, सॉरी दोस्तों ये दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्या है अपनी
सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेक 1 मिनट। जो अपनी दैट इज़ लिम्फेटिक मायोकार्डाइटिस। लिम्फेटिक, इसमें आपको जनरली लिम्फोसाइट्स दिख रहे होंगे, लिम्फोसाइट एसोसिएटेड। यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली है, दिस इज कॉल्ड ईसनोफिलोजी मायो, इसमें देख रहे हैं अपना हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस। जो नेक्स्ट वाली अपनी जॉइंट सेल मायोकार्डाइटिस, ये देखिए इसमें जॉइंट सेल आपको जनरली आपको अपीयरेंस हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इस मायोकार्डियो छग्गा डिसीज, चागार्ड में जो ट्रेपेनोजोमा जो कर रहा है दैट इज़ ऑफ चागास डिसीज। ये आपसे पूछता है, इसमें जो अपना जो एरो बता रहा है दैट इज़ ऑफ ट्रेपेनोजोमा का इन्फेक्शन बता रहा है, दिस वन। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके सारे डायग्राम इसलिए बताता हूँ, फर्दर क्या है आपको जब अभी नहीं तो फर्दर आप पीजीएस में जाने ले देंगे तो यहाँ से ही वो डायग्राम उठा के कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों। तो ये तो रही बात उसकी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स कैसे क्या है, मतलब हिस्टोलॉजी आपको किस टाइप की क्या क्या देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज के लिए। ठीक है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। जैसे डिसीज इज एंटायरली इनसिम्टोमेटिक, सिम्टम्स आपको जनरली नहीं देखेंगे। सिम्टम्स आएंगे भी तो फटीग, डिस्निया, पाल्पिटेशन, प्रीकार्डियल डिस्कम्फर्ट और फीवर, जनरली बेसिक आपको ये इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेजर कॉजेज जैसे कि मैंने बताई है, इन्फेक्शन वायरस हो, क्लमाइडिया, रिकेट्स, बैक्टीरिया, इम्यून मेडिएटेड हो जाए, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, अननोन में सार्कोडोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये दीज आर द मायोकार्डाइटिस के आपके, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने उसकी पैथोजेनेसिस आपको मोस्टली कवर करा दिया। नेक्स्ट आते हैं अपन लास्ट जो कि रहे रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस। देयर इज द यूजुअल फाइंडिंग्स फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, धागे लायक इस टाइप के आपको बहुत देखने को मिलेंगे, फाइबर लाइक। ठीक है, ग्रोसली क्या ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस, मतलब ये माने कि चलिए थ्रेड लाइक, ऐसे ये ब्रेड है, कोई दो के बीच में ये थ्रेड बन गया। ठीक है, सैंडविच लाइक बना लेती है, तो ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस आपको ग्रोसली याद रखना है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो जो पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में आपको दिख रहे हैं, ये पेंसिल से मैंने आपको जो बनाया, दीज आर द कोर फाइब्रिनस फ्लूइड। ठीक है, तो जो पेरिकार्डियल स्पेस है पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में हैविंग पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि वाटरी फ्लूइड है, दैट इज कन्वर्ट टू द फिब्रिनस फ्लूइड, धागा लाइक सैंडविच लाइक जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इन दिस वन, इसमें। तो इसमें जो फ्लूइड भर जाएगा आपका एकदम, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अपना फिब्रिनस फ्लूइड में, इन केस ऑफ पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, ठीक है दोस्तों। बाकी अपन इसकी जनरली आपको मैं पेरिकार्डाइटिस की फर्दर क्लासिफिकेशन बताऊँ, जनरली क्लासिफिकेशन ही आप इसको बोल सकते हैं। ये आपसे जनरली आप पेरिकार्डाइटिस लिख रहे हैं तो इतना उसमें लिखें। ठीक है, तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, इसमें फर्दर सीरियस पेरिकार्डाइटिस होगा, फिब्रिनस और सीरो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस और केसेस पेरिकार्डाइटिस, एंड नेक्स्ट इज प्रूलेंट और सुपुरेटिव पेरिकार्डाइटिस और क्रोनिक और हील्ड पेरिकार्डाइटिस। तो फर्दर देखिए इसको 5 से 6 क्लासेस में इसको अलग अलग पेरिकार्डाइटिस बोला गया है। तो ये सीरियस की मैं बात करूँ सिंपल, तो क्या इसका जनरली बोलूँगा नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन डिसीज, चाहे वो रोमेटिक फीवर हो, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस हो, यूरेमिया हो। फिब्रिनस और सीरो फिब्रिनस क्या कह रहा है, मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देख सकते, तो मोस्ट कॉमन आपको यही वाला देखने को मिलता है। हेमोरेजिक में ब्लड मिक्सड विथ फिब्रिनस और सुपुरेटिव इफ्यूजन, जो कि मैंने अभी पेरिकार्डाइटिस में आपको बताया, जो अपना फिब्रिनस फ्लूइड है उसमें क्या ब्लड भी आ जाए तो उसको हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस बोल देंगे। केसियस पेरिकार्डाइटिस ट्यूबरकुलोसिस इन ओरिजिन फंगल इन्फेक्शन इवोक्ड, सीधी बात केसियस नेक्रोसिस रहती है जो जनरली उसके इन्वॉल्वमेंट आ जाए अगर तो उसमें रहता है ये। इसमें ट्यूबरकुलोसिस इन ओरिजिन, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया उस टाइप की पेरिकार्डाइटिस आपको देखने को मिलेगी। ट्यूबरकुलोसिस का केस पे देखेंगे तो आपको उसमें पेरिकार्डाइटिस आपको देखने को जनरली मिलती है, जो कार्डियक सिम्टम है। प्रूलेंट और सुपुरेटिव पेरिकार्डाइटिस, माइक्रोबियल इन्वेजन ऑफ द पेरिकार्डियल स्पेस, सीधी बार माइक्रोब्स का कोई इन्वेजन हो जाए इन्फेक्शन तो उसमें अपन प्रूलेंट बोलेंगे। क्रोनिक और हील्ड पेरिकार्डाइटिस, प्लेग लाइक फाइब्रस थिकनिंग ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, प्लेग फॉर्मेशन अगर हो जाए, सच काइंड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस जो अपना बनाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में उस टाइप का, तो उसमें क्रोनिक और हील्ड पेरिकार्डाइटिस अपन जनरली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपना मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और अपना एंडोकार्डाइटिस वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी इसमें मायोकार्डाइटिस अपन जनरली पूछा जाता है, जिसमें अपन एस्कोप सेल एस्कोप बॉडीज के स्ट्रक्चर भी पूछते हैं पर्टिकुलर शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। दैट इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन रोमेटिक हार्ट डिसीज, दैट इज मिट्रल वॉल्व, अभी बताई थी मैंने। ठीक है, मोस्ट कॉमन लीजन इन एक्यूट रोमेटिक कार्डाइटिस, दैट इज मिट्रल रिजर्जिटेशन। ठीक है, क्रोनिक रोमेटिक में मिट्रल स्टेनोसिस, ये एमसी की पर्पज से बता रहा हूँ मैं आपको। ओवरऑल मोस्ट कॉमनली लीजन इन मिट्रल रिजर्जिटेशन, लीस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व ऑलवेज पल्मोनरी वॉल्व, जैसे मैं आपको बताया MATP, पल्मोनरी सबसे कम और सबसे ज़्यादा। ठीक है,
इको विथ डॉपलर मस्ट बी डन इन ऑल केसेस ऑफ कन्फर्म्ड सस्पेक्टेड एक्यूट रूमेटिक फीवर। मतलब डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो उसमें अपन जनरल आता है उस टाइप का अपन कर सकते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर में कन्फर्म करने के लिए। सब क्लिनिकल कार्डाइटिस सीन ऑन इको इज नाउ कंसिडर्ड एज मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो सीधी बात है, आप इको एंड डॉपलर इफेक्ट एक दूसरा कलर कर लेता हूँ, इको विथ डॉपलर ये थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक था, दैट इज ऑफ मेनली एंडोकार्डाइटिस पार्ट था, जिसमें अपने जनरली रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिसीज वाला पार्ट देगा। जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो दैट्स नॉन रूमेटिक फीवर और नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक करके मैंने सभी एंडोकार्डाइटिस के बारे में बताया, तो आपको एक एक करके अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बुक को जरूर पढ़िए, जैसे हमेशा का कहना है मेरा। उसके बाद बुक को जरूर पढ़िए, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और अच्छे से आप इमेज देखेंगे तो और अच्छे से आपका इमेजिनेशन उसमें बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ एमसीक्यू हैं इस पर, तो वो देख लेते हैं। एमसीक्यू, प्रोटोजोआ ट्रेपनोसोमा क्रूजी द एजेंट ऑफ चगर डिसीज इज द कॉज ऑफ। ऑब्वियसली बात है, चगर डिसीज अपन ने देखा था, तो उसमें क्या देखा था अपन ने, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी। अभी अपन ने इसके पहले कॉजेज देखा था, दैट इज ऑफ मायोकार्डाइटिस का वो क्या है, कॉजेज था। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दूं, यहाँ पे था ना, ये देखिए, ये पेरिकार्डाइटिस की कॉज है, ये भी आप देख सकते हैं, इन्फेक्शन वायरस, पायोजेनिक, ट्यूबरकुलोसिस, इम्यूनोलॉजिक मीडिएटेड भी, स्क्लेरोडर्मा, मिसलिनियस में मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे देखिए ये बताया था, देखो चगास डिसीज लिखा ना, दैट इज मायोकार्डियल प्रोटोजोआ ट्रेपनोमा। तो आपका ये आंसर रहेगा क्या, अपना ट्रेपनोसोमा क्रूजी द एजेंट ऑफ चगर डिसीज। ठीक है, सेनाइल कार्डिक अमाइलोइडोसिस हैविंग डिपोजिशन ऑफ लार्जली कंपोज्ड ऑफ ट्रांसथायरेटिन ए नॉर्मल सीरम प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन लिवर, म्यूटेशन ऑफ ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन हैविंग सब्सटीट्यूशन आइसोलेशन फॉर वैलिन एट द पोजिशन। जैसे कि अपन सिकल सेल एनीमिया वाले केस में भी देखते हैं, तो उसमें अपन क्या आइसोल्यूशन जो वैलिन से इन्वॉल्व होता है, दैट इज ऑफ 6th पोजीशन पे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दैट इज सब्सटीट्यूशन जो ट्रांसथायरेटिन का म्यूटेशन है, उसमें क्या है, कौन सी पोजीशन रहती है, यानी 122 पोजीशन अपनी इन्वॉल्व रहती है। तो मेरे को अच्छा एमसीक्यू लगा, इसलिए मैंने डाल दिया। होप सो आपसे पूछ लें बाकी। ठीक है दोस्तों, ये तो अपना आज का पूरा, मैं कहूँगा मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डिया या फिर एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक फीवर, हार्ट डिसीज, जो कि मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपना एक कार्डिक पैथोलॉजी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपन अपनी कार्डिक पैथोलॉजी को थोड़ा मतलब एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी 1-2 वीडियो और हैं जो कि मैं इस पर लेके आऊँगा, फिर अपन इसको ओवरऑल कवर कर देंगे। फिर जो भी नेक्स्ट सिस्टमिक डिसीज है, नेक्स्ट सिस्टमिक, वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जब तक पढ़ते रहिए अपना क्या रूमेटिक हार्ट डिसीज। बाकी आपको अगर वाकई मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा तो दोस्तों प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी होना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। बिल्कुल दोस्तों, आप बिल्कुल ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और बस पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो अपन बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।